स्टूडेंट्स, हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें कल हमने पीसीआर टेक को पढ़ा था। पीसीआर टेक्नोलॉजी यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को हमने पढ़ा था। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो था उसका मतलब ये था कि हम किस तरीके से डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं, डीएनए का नंबर हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो ज़्यादातर हम लोग क्राइम केसेस जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए काम में लेते हैं। आपने ये नाम सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। देखिए, इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का दूसरा नाम जो हम जानते हैं वो है डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस। तो यहाँ पर डीएनए की प्रोफाइलिंग की जाती है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पूरा कंप्लीट किया जाता है और उसके साथ में जो भी डीएनए रेस्ट्रिक्शन एनालिसिस है वो किया जाता है। तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपको जो कंफर्टेबल हो आप वो नाम याद रख सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पर काम किया था वो किया था 1986 में एलेक्स ज़ेफरी। और ये ज़ेफरी जो थे, एलेक्स ज़ेफरी, इन्होंने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ करके बहुत सारे क्राइम केसेस को सॉल्व करने की कोशिश की थी और सॉल्व किए थे। अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जो है वो किसके नाम से जानी जाती है? डॉक्टर लालजी सिंह के नाम से। कोलकाता के थे ये और इन्होंने एक प्रॉप तैयार किया था और जो वो प्रॉप था उसे हम कहते हैं BKM। ये BKM का मतलब है, इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट जो किया था वो फीमेल क्रेट स्नैक पर किया था। फीमेल क्रेट स्नैक पर किया था और जो ये क्रेट था ये कैसा था? ये बैंडेड था, उस पर बहुत सारी धारियाँ बनी हुई थी। तो ये जो फीमेल इन्होंने यूज़ किया था, फीमेल का भी इन्होंने जो क्रोमोसोम लिया था वो Y क्रोमोसोम लिया था, Y सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो Y क्रोमोसोम को ले करके इन्होंने एक मिनी क्रोमोसोम सैटेलाइट को बनाया था और वो क्रोमोसोम था BKM। B फॉर बैंडेड, K फॉर क्रेट स्नेक, M फॉर मिनी सैटेलाइट। ये जो था ये इन्होंने क्रोमोसोम रेडी किया था। और किससे बनाया था? ये क्रेट स्नैक जो था। देखिए, स्नैक के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेल जो होता है वो हमारा होता है Y क्रोमोसोम वाला, और जो फीमेल होती है वो फीमेल होती है हमारी XY क्रोमोसोम वाला। तो यहाँ जो फीमेल का Y क्रोमोसोम था उसको लेकर के इन्होंने BKM मिनी सैटेलाइट क्रोमोसोम का डेवलपमेंट किया था और उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ किया था। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी बोला जाता है। अब अगर बात करते हैं इसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ होगी। जो टर्म है फर्स्ट, प्रोब। व्हाट इज़ प्रोब? प्रोब इज़ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए, और वो जो सीक्वेंस होता है उसमें 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। तो 15 to 20 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस अगर डीएनए में प्रेजेंट है तो इस सीक्वेंस के बेसिस पर इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? प्रोब बोलते हैं। प्रोब जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करवाने के लिए और उसके साथ में डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। देन जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो होता है VNTR का। और VNTR जो वर्क करता है वो करता है न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस पर। ये क्या काम करता है? ये न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस पर काम करता है, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर ये काम करता है। और इसीलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसको हम ये पूरी तरीके से बेस्ड भी होती है किस पर? आइडेंटिफिकेशन, बेस्ड ऑन आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। तो इसीलिए यहाँ जो VNTR है, VNTR को देखिए, आप समझने के लिए ऐसा याद रखिए कि जितने भी ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है, जितने भी मानव है, उनमें 99.9% जो है वो 99.9% जो पर्सन होते हैं उनका सीक्वेंस जो है वो सिमिलर होता है। केवल 0.01% जो सीक्वेंस होता है पर्सन का वो रिपीट्स होता है, वो बिल्कुल अलग होता है एक पर्सन के साथ में। इस VNTR की फुल फॉर्म जो है वो है वेरिएबल नंबर
वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स का मतलब है कि 99.09% जो है उनका सीक्वेंस न्यूक्लियोटाइड्स का सेम होता है किसी भी ह्यूमन में, लेकिन ये जो 1% सीक्वेंस है ये सीक्वेंस डिफरेंट होता है, अलग होता है दूसरों के साथ में। इसीलिए ये जो नंबर है 0.1% ये VNTR ही होता है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए है उसका कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, ठीक है। एक पर्सन बी है उसका कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है, मान लीजिए यहाँ पर कुछ सीक्वेंस है जैसे GCATCG जो भी, और यहाँ पर जो सीक्वेंस है, इन न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस का रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी कितनी है। मान लीजिए ए पर्सन में वो 5 टाइम रिपीट्स हो रहा है सीक्वेंस, और बी पर्सन में वो 8 टाइम रिपीट्स हो रहा है। तो इट मीन्स यहाँ पर जो रिपीटेशन है, जो VNTR है वो रिपीटेशन नंबर है, और वो रिपीटेशन नंबर में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। इसके बेसिस पर, VNTR के बेसिस पर ही हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि वो विक्टिम है या वो सस्पेक्ट है, जो भी वो सारी चीज़ें हम उसके बेसिस पर ही आइडेंटिफाई कर पाते हैं। जो VNTR प्रोसेस था वो सबसे पहले दिया था A. Wyman और R. White, ठीक है। 1980 में ये प्रोसेस उन्होंने बताया था कि VNTR के बेसिस पर हम किसी भी को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किसी को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और होता क्या है कि सभी में, सारे ह्यूमन बीइंग्स में 99.9% जो सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का वो सिमिलर होता है, केवल 1% जो है वो अलग होता है। और ये जो 1% का डिफरेंस है न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में, यही हमारा VNTR है। देन यहाँ पर ये था जनरल फीचर्स की DNA फिंगरप्रिंटिंग क्या है और उसका हिस्ट्री। अगर हम इसके स्टेप्स को देखें तो हम पहले स्टेप्स देखते हैं, देन हम इसकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके स्टेप्स में सबसे पहले हमने क्या किया, DNA को आइसोलेट किया। आइसोलेशन जो किया जाता है वो जो भी हमारा सस्पेक्ट होता है, जैसे कोई मान लीजिए कहीं पे रेप हुआ है तो जो क्राइम सीन होता है उस क्राइम सीन पर जो सस्पेक्ट होते हैं उसका कोई भी हमारा DNA पार्ट, मान लीजिए हेयर रूट हो गया, ब्लड हो गया, सीमन हो गया, ये सारे हम कलेक्ट करते हैं। तो ये हमारा DNA आइसोलेशन का पार्ट है। अब क्योंकि जो ये सारा DNA मिला ये बहुत लेस अमाउंट में होगा तो हम उससे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DNA को एम्पलीफाई करना पड़ेगा। और DNA एम्पलीफिकेशन के लिए इससे पहले वाली जो टेक्निक थी PCR, वही हम यूज़ करते हैं। तो बहुत कम अमाउंट में DNA था, उसको हमने एम्पलीफाई कर लिया PCR के थ्रू, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू उसको हमने एम्पलीफाई किया। देन DNA का फ्रेगमेंटेशन करेंगे, क्योंकि जब हम एम्पलीफाई करेंगे तो बहुत लंबा न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस आ जाएगा जिसके कारण हम उसे रीड नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, DNA को डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। और DNA को जब डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट उसके मतलब अलग अलग उसके फ्रेगमेंट करते हैं, तो हम एक एंजाइम का यूज़ करते हैं, वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। हम इसका यूज़ करेंगे और DNA को हम कट करवा लेंगे। देन हम जो नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो करेंगे वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वो हमने प्रोसेस इससे पहले वाले वीडियोस में आपको बताया था कि किस तरीके से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का प्रोसेस है, इसमें देखिए मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बता देती हूँ किस तरीके से वेल्स क्रिएट की गई थी। इस तरीके से जो वेल्स क्रिएट की गई थी, मान लीजिए 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर जो 1 नंबर होगा, 1 नंबर की जो वेल्स होगी, उसमें हम जो भी हमें क्राइम सीन से सैंपल मिला है DNA का, हम उसको फिल करेंगे, ठीक है। और सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो होगा उसमें हम जो भी, जिस पर भी हमें शक होता है, जिस पर हमें डाउट होता है, जो भी सस्पेक्ट होता है, उस सस्पेक्ट का जो भी DNA है वो यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे, उसका सैंपल हम यहाँ पर डालेंगे। देन नेक्स्ट हमारा आता है साउदर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो जेल लिया जाता है वो थोड़ा सा फ्रेजाइल होता है, थोड़ा सा वीक होता है, और वहाँ पर DNA के जो बैंड्स हैं वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो सकते हैं, वो फिक्स नहीं रह सकते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें उसकी ब्लॉटिंग करनी पड़ेगी, उसको कहीं पे प्रेस करके रखना पड़ेगा, उसका इम्प्रेशन कहीं लेना पड़ेगा, डीएनए के जो सीक्वेंस है उसका इम्प्रेशन कहीं पर हमें लेना पड़ेगा। तो उसके लिए हम एक ब्लॉटिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। साउदर्न ने ये दिया था इसलिए इसे साउदर्न ब्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। देन हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम कुछ रेडियो एक्टिव प्रोब्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो ये सारी कंप्लीट प्रोसेस होगी उसमें हमारे पास में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा, और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होना ज़रूरी है। तो उसका जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करने के लिए हमें रेडियो एक्टिव डीएनए प्रॉप्स को यूज़ करना पड़ता है। देन डॉक्यूमेंटेशन के लिए हमें उसकी फ़ोटोग्राफी करनी पड़ेगी, किस तरीके से बैंड्स बन रहे हैं और कौन सा जो बैंड है वो किस सस्पेक्ट के साथ में मैच कर रहा है। तो ये सारी कंप्लीट प्रोसेस जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की स्टेप्स के बेसिस पर है। देखिए अब प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है ब्लड सैंपल। ब्लड सैंपल भी ले सकते हैं, सीमन सैंपल ले सकते हैं, रूट हेयर ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, अब जैसे ब्लड सैंपल लिया है तो WBC ले लिया, सीमन ले लिया है या रूट हेयर ले लिया है, ये सारी चीज़ें हम लेने के बाद में, क्योंकि ये कहाँ से लिया हमने, ये सारा हमने क्राइम सीन से लिया है जहाँ पर भी वो घटना हुई है, वहाँ से हमने ये सारा कलेक्ट किया। देन हमने सेकंड स्टेप, ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने डीएनए को आइसोलेट कर लिया। देन हम इसका सेकंड स्टेप जो है वो है PCR टेक्निक, और PCR में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप डीएनए एम्प्लीफिकेशन करेंगे। तो ये जो एम्प्लीफिकेशन की प्रोसेस होती है वो PCR के थ्रू हम कर लेंगे। अब PCR किया तो डीएनए बहुत सारे अमाउंट में हमारे पास में आ गया है, ये एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इस पर हम किसकी एक्टिविटी करवाते हैं, हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी इस पर कराते हैं। जब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी इस पर होगी तो डिफरेंट साइज़ के यहाँ पर हमारे पास में डीएनए आ जाएंगे। तो इसे हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में बहुरूपता है, तो इसके कारण क्या होगा, डीएनए के डिफरेंट साइज़ के, किसी की लेंथ ज़्यादा होगी, किसी की लेंथ कम होगी, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास में डीएनए आ जाएगा। इसके लिए अब क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए आया उसका साइज़ और उसकी लेंथ और उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो डिफरेंट होगा, तो उसके लिए हमें इन्हें सेपरेट करना पड़ेगा। इनके सेपरेशन के लिए हमें जिस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा वो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम क्या करेंगे, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करेंगे। ये जो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसका आप वीडियो देखिएगा कि उसमें जिस तरीके से वॉल्स बनी थी, एगेरोस को हमने फिक्स किया, देन वॉल्स कास्टिंग के लिए हमने वॉल्स का फॉर्मेशन किया। उसमें नंबर 1 जो वॉल थी उसमें हम उस क्राइम सीन से हमें जो डीएनए का सैंपल मिला है उसको हम इंसर्ट करते हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो वेल्स होगी उसके हम अंदर सस्पेक्ट का सैंपल इंसर्ट करेंगे। बहुत ही ध्यान से ये प्रोसेस किया जाता है, जिससे डीएनए के जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स, अपने वेट, मॉलिक्यूलर वेट और अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बैंड्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। बैंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एगेरोस जेल है वो थोड़ा सा फ्रेजाइल है, थोड़ा सा वीक जेल होता है, वहाँ पर वो डीएनए फिक्स नहीं रह सकता। तो इसके लिए हम एक लेयर का यूज़ करते हैं, एक नायलॉन शीट का यूज़ करते हैं, और वो नायलॉन शीट है इसे हम नाइट्रोसेलुलोज लेयर भी बोलते हैं। तो ये हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये नाइट्रोसेलुलोज शीट है, इसके ऊपर ही हम एगेरोस जेल जो है उसकी शीट को, उसकी कास्टिंग प्लेट को हम यहाँ पर रख देंगे और ऊपर से इस पर वेट सॉल्यूशन का प्रेशर लगाएंगे। जैसे आप इस स्टेप को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम ऑयलिंग करते हैं, बालों के अंदर जब ऑयलिंग करते हैं तो अगर वो ज़्यादा अमाउंट में हो रखी है तो हम अगर कोई पेपर लेकर के उस पेपर को सर के ऊपर रख के प्रेस करें तो जिस तरीके से ऑयल पेपर के ऊपर आ जाता है, उसी तरीके से ये जो एगेरोस जेल है इस पर डीएनए के जो बैंड्स बने हुए हैं वो सारे कहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वो पूरा कंप्लीट नायलॉन शीट पर आ जाता है। तो यहाँ पर जो नायलॉन शीट होगी उस पर इस तरीके के बैंड्स का फॉर्मेशन
हो जाएगा। अब यहाँ जो बैंड्स बने हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के हैं, सिंगल स्ट्रैंड के हैं। इस सिंगल स्ट्रैंड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है, ताकि हम कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के बेसिस पर डीएनए को आइडेंटिफाई कर सके। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ रेडियो एक्टिव प्रॉप को यूज़ करेंगे। देखिए एनिमल के केस में तो हम क्रैट वाला जो है जो भी हमारा VNTR है उसको हम ले सकते हैं, लेकिन प्लांट के केस में हमें क्या करना पड़ेगा, मिनी सैटेलाइट जो BKM है उसको यूज़ करना पड़ेगा। RFLP भी यूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पर हम इस सीक्वेंस को यूज़ करने के लिए लेते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होगा कि जो ये मान लीजिए ये हमारा डिफरेंट डीएनए के मॉलिक्यूल्स है और इसमें हमने क्या करा कि प्रॉप्स, क्योंकि प्रॉप्स कलर्ड होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, यहाँ पर देखिए ये प्रॉप्स हमने यूज़ कर लिए। अब ये प्रॉप्स क्या करेंगे, ये प्रॉप्स जैसे मान लीजिए ये हमारा प्रॉप है और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस वाला डीएनए, ये इसके साथ में पेयरिंग कर लेगा और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बना लेगा। तो जो हमारा नेक्स्ट बनेगा उसमें किस तरीके से बनेगा, ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड और यहाँ पर हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का सीक्वेंस बन गया। अब एक्स्ट्रा जो प्रॉप्स होते हैं उनको हम वॉश करके क्लीन कर लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रॉप्स को हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ तक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हुई। उसके बाद में जो भी बैंड्स बन रहे हैं वो बैंड्स जो बने हैं वो विक्टिम और सस्पेक्ट दोनों के हम मैच करके देखेंगे कि किसका मैच हो रहा है, और उसके बेसिस पर हम जो भी क्रिमिनल होगा उसको हम कैच कर सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रोसेस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। अब इसकी एप्लीकेशन की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्यों यूज़ किया जाता है, इससे क्या बेनिफिट है, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ किया जाता है वो क्राइम केसेस को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। उसके साथ टू सॉल्व पेरेंटल डिस्प्यूट। पेरेंटल डिस्प्यूट का मतलब है कि अगर कोई फादर ये मना कर दे कि ये मेरा बेटा नहीं है या ये मेरी बेटी नहीं है, तो वहाँ पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करके वहाँ पर पेरेंटल डिस्प्यूट को हम वहाँ ख़त्म कर सकते हैं। टू सॉल्व रेप केसेस जो होते हैं वहाँ पर हमने सीमन लिया और सेम प्रोसेस को फॉलो किया। जिस विक्टिम के साथ में सस्पेक्ट का मैच करा हम उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पर क्रिमिनल है। देन टू सॉल्व इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस के लिए क्लेम करना है तो उसके लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को काम में लेते हैं। टू स्टडी फाइलोजेनी रिलेशनशिप, इसका मतलब इवेल्युएशन जो हुआ है, उद्विकास जो हुआ है उसमें किस तरीके से डीएनए सीक्वेंसेस रहा था और कौन सा अभी चेंजेस आए हैं, उसके बेसिस पर भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ करते हैं। और लास्ट है टू स्टडी एग्रीकल्चर साइंसेस। एग्रीकल्चर के फील्ड में प्लांट ब्रीडिंग के केस में हम किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, कौन सा डीएनए सीक्वेंस रख करके हम यील्ड ज़्यादा ले सकते हैं, उन सारे केसेस को यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं।